मैं अनिल कुमार झा एक बार पुनः आपके सामने मौलिक फिल्म्स के इस लोकप्रिय कार्यक्रम सप्ताह के मेहमान के साथ उपस्थित हूँ। जिस तरह मित्रों ने इस कार्यक्रम के प्रति अपना उत्साह दिखाया है, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, वो इस बात का प्रमाण भी है कि दर्शकों के द्वारा हमारे कवियों को सुना गया, सराहा गया। निश्चित रूप से आप लोगों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त कर हम और हमारी टीम उत्साहित है। तो लीजिए, आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं देवघर शहर के नामचीन शिक्षाविद, अपने आप में साहित्य के एक सशक्त स्तंभ, जिन्होंने अपने युवा काल से लेकर अब तक साहित्य का सत्संग जितना किया, उससे ज्यादा उन्होंने नए लिखने वालों को प्रोत्साहित किया। साहित्य सृजन के साथ साथ साहित्यकारों को गढ़ने की प्रक्रिया में अनवरत लगे रहे डॉक्टर शंकर मोहन झा, जिन्होंने अपने पूरा जीवन काल खुद भी मेरा एक साहित्य है, जिसे देखा, समझा, परखा और लिखा जाना अभी आरंभ ही नहीं हुआ है। अगर गौर करें तो हम इनकी कविताओं में जीवन और जीवन का संघर्ष तो पाते ही हैं, उन दोनों के बीच बह रही एक मधुर धार, जिससे कविता और जीवन अनुप्राणित होती है, हमें इनकी रचनाओं में वह भी देखने को मिलती है। इन्होंने नवगीत लिखे, गीत लिखे, मुक्तक लिखे, नई कविता लिखी, गजलें कहीं, और हर जगह अपने उस अध्ययन, अनुशीलन, चिंतन का लोहा मनवाया है। तो आइए, समय व्यर्थ गंवाए बगैर हम स्वागत करते हैं इस सप्ताह के मेहमान डॉक्टर शंकर मोहन झा जी का। स्वागत है आज सप्ताह के मेहमान कार्यक्रम में जी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपकी लेखनी तो बहुत लंबे समय से चल रही है, और मेरा व्यक्तिगत मानना भी है कि हिंदी साहित्य के इस पूरे मंच पर जितना आपका योगदान रहा है, वह शायद देवघर शहर में किसी का नहीं। विभिन्न लोकप्रिय पत्रिकाओं में, साहित्यिक पत्रिकाओं में आप अनवरत सकते रहे। आपने अपने स्तर से भी दशकों तक विद्यापीठ पत्रिका का संपादन किया, तो निश्चित रूप से आपका योगदान हम लोग तो भुला नहीं पाएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए आप आज क्या सुना रहे हैं सर? आप को कुछ गीत मैं सुना देता हूँ, मुक्तक सुना देता हूँ, एक आध नई कविताएं मैं सुनाता हूँ, और गजलों से समाप्त कर देता हूँ। तो स्वागत है सर। तेरा नाम इशारों में लो युग बीता, एक छोर पर लौ सुलगाए युग बीता। क्या बात। तेरा नाम इशारे में लो युग बीता, एक छोर पर लौ सुलगाए युग बीता, पथ तेरा जब अलग हो गया तब भी तो तेरा नाम जुबां पर आए युग बीता। क्या बात। अब गीत सुनाता हूं दो एक में। चंपा लिखना नहीं जानती। अब चंपा त्रिलोचन जी के द्वारा प्रसिद्ध हो गई, चंपा नाम की लड़की, और गीत आप सुनिए। चंपा लिखना नहीं जानती
और नहीं कुछ पढ़ना भी, फिर भी उसने सीख लिया है नहीं किसी से डरना भी। चंपा लिखना नहीं जानती और नहीं कुछ पढ़ना भी, फिर भी उसने सीख लिया है नहीं किसी से डरना भी। बनी दुलारी चलती फिरती, डर उसको किस बात का। ठीक है। बनी दुलारी चलती फिरती, डर उसको किस बात का। घर के बाहर मचल रहे हिंसक पशुओं के घात का। समय आएगा सीख ही लेगी पट्टी पोथी रखना भी। क्या बात है। चंपा लिखना नहीं जानती और नहीं कुछ पढ़ना भी। बिना पढ़े अब काम न चलता, गांव की बिटिया रानी को समझ भी लेगी समझाएगी दुनियादारी मानी को। लैपटॉप भी उसे चाहिए और कीमती गहना भी। क्या बात है। फिर भी उसने सीख लिया है नहीं किसी से डरना भी। दफ्तर से लेकर अपना घर खुद से वही संभालेगी। भूले भटकों और कुपथियों को रास्ते पर लाएगी। सैर करेगी पूरी दुनिया, पूरा कर हर सपना भी। चंपा लिखना नहीं जानती और नहीं कुछ पढ़ना भी। बहुत खूब। निश्चित रूप से आज के इस नारी सशक्तिकरण के दौर में एक सशक्त गीत। तब सर, और दूसरा गीत कौन सा पढ़ रहे हैं आप? बंधे हुए हाथों की पीड़ा। नहीं, धनिया के चेहरे पर दपदप। धनिया के चेहरे पर दपदप, आभा साफ झलकती है। धनिया के चेहरे पर दपदप, आभा साफ झलकती। खाना गैस चूल्हे पर बनता, घर भी नया ढलाया। चिकनी फर्श झकाझक दिन भर, अपने घर की माया। सरकारी दुकान से लाकर राशन रोज फटकती। धनिया के चेहरे पर आभा, धनिया के चेहरे पर दपदप, आभा साफ झलकती। पहली बार हुआ है यह सब, सरकारी है माया। पहले से होता यह सब तो नहीं झूलती काया। धनी पड़ोसन किसी बात पर अब तो नहीं डपटती। धनिया के चेहरे पर दपदप, आभा साफ झलकती। बच्चे जाते विद्यालय में अक्षर ज्ञान बढ़ाने। काले अक्षर चीन्हे चंपा, इसको रोज बखाने। कहीं बगल भी जाना होता, अब तो रोज संवरती। धनिया के चेहरे पर दपदप, आभा साफ झलकती। श्रोताओं को बता दें कि सर ने लिखना बहुत पहले आरंभ किया, लेकिन प्रकाशन में अरुचि रही। पत्रिकाओं में ये प्रकाशित रहे, मंचों से ये सुने जाते रहे, और भारत के प्रायः शहरों में इन्होंने अपनी रचनाएं बड़े बड़े कवियों के साथ मंच साझा करते हुए प्रस्तुत की हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि पुस्तक प्रकाशन में रुचि इनकी नहीं रही। यह तो भला हो कोरोना काल था कि इसने पर्यावरण को इतना शुद्ध कर दिया कि इनकी अरुचि कब अभिरुचि बन गई, और उम्र के इस पड़ाव पर आकर पिछले साल 2024 में इनकी पहली पुस्तक गीतों की आई, दर्द है फंसा। जिनके गीतों को पढ़ते हुए आप नवगीत के निक्सों पर गीतों को परखने का एक उदाहरण आप जिधर से चाहें उधर से उठा लें। यहां यह भी काबिले गौर है कि नवगीत के पुरोधा कवि ठाकुर प्रसाद सिंह का सानिध्य भी इन्हें मिला, और ये उमाकांत मालवीय की प्रस्तुति और उनकी सहज अभिव्यक्ति कौशल के मुरीद रहे। जैसा कि बातचीत के क्रम में इन्होंने सब एक आध बार हमने उनसे कहा भी कि ये कुछ अंश तक अपने गीतों में मालवीय जी से भी प्रभावित रहे। तो फिर अब आगे इनकी रचना सुने। क्या सुनाएंगे सर आप? नई कविता? अब नई कविता सुनाते हैं।
दीर्घायु होने का योग शीर्षक है कविता का। वाह, सुनी कविता है। प्यारों को प्यारना कौन नहीं चाहता, मगर अभावों की भीड़ में भाव व्यक्त कर पाने की क्षमता ही मर गई है। खिलता गुलाब और नभ में चमकता चांद किसे नहीं सुहाता। भला डूबते और निकलते सूरज का दृश्य भी कोई भूल पाता है, मगर पत्नी के ताने और घर के खर्चे को भी कैसे भूलेंगे। दौड़कर झोला हुलकने वाले मासूम बच्चों को भी समझाना है। मुंह फेर कर घर बुहाड़ती पत्नी को बनाने की फुर्सत नहीं मिलती और दफ्तर से आकर नाश्ता मांगो, यह हिम्मत अब नहीं रही। साल में 2 बार त्योहारों का सामना करना पड़ता है। किससे कहूँ कि अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, और ऐसा कहने से ही किसका जी बहल जाएगा। बिना अस्तर के घर में दम घुटता है। इससे कहीं ज़्यादा अच्छा तो किसी पेड़ के नीचे लगता है। कोई पूछने वाला नहीं कि सुबह से अब तक कुछ खाया है। इस पर ऊपर से पंडित जी ने टिप्पण में दीर्घायु होने का जोग बतलाया। क्या खूब, क्या खूब। आज के इस दौर में जब कविता लिखकर कवि कहलाने की भी बिना किसी परिश्रम के गद्य में अपनी कविता रखकर उतारू हो रहे हैं लोग कवि कहलाने के लिए, वैसे समय में नई कविता किस भाव और किस वेग के साथ रचना का रूप लेती है, कविता बनती है, इसको समझने के लिए बाकी सर की ये कविता दीर्घायु होने का योग हमारी और हमारे मित्र मंडली की बड़ी ही प्रिय रचना रही है, और मुझे विश्वास है कि हमारे श्रोताओं और दर्शकों को भी यह कविता पसंद आएगी। तो पहले एक जिज्ञासा है जी, और मुझे आशा है कि आप इसे अन्यथा न लेंगे। आखिर वह कौन सी प्रेरणा थी जिसके चलते आप अपने युवा काल में जब कभी यह सुनते थे कि अमुक जगह ऐसी गोष्ठी हो रही है या ऐसा सम्मेलन हो रहा है, तो आप येन केन प्रकार वहां उपस्थित होते थे? आखिर उससे आपको क्या पाने की लालसा रहती थी? अरे बड़ा कार्यक्रम होता था ना। हम लोगों ने सिलेबस में पढ़ा, जिन कवियों को पढ़ा वो कवि कैसे हैं उनको देखने की लालसा होती थी, उनको सामने से सुनने की लालसा होती थी। हम बिहार में रामदयाल पांडे, हंस कुमार तिवारी, राम गोपाल रुद्र, इन लोगों को, और भी मोहनलाल महतो वियोगी, ढेर सारे लोगों को सुनते थे। और बाहर भी जब सुना कि प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हो रहा है इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद पहुंच गए। तो इलाहाबाद में, इलाहाबाद तो गढ़ है, वहाँ निराला जी तो गुजर चुके थे, पंत जी थे, महादेवी जी थी। तो इनको निकट से देखने के लिए मैं वहाँ उपस्थित हो जाता था। वहाँ बहुत सारे कवियों साहित्यकारों से परिचय होता था, उनको पास से देखते थे, उनसे बोलते बतियाते थे, यही संतोष काफ़ी होता था। तो प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में 2 बार मैं इलाहाबाद पहुंच गया, 1 बार पटना पहुंच गया। कभी लघु पत्रिकाओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ तो आजमगढ़ पहुंच गया। तो यह सब क्रम चलता रहता था, और कई जगह से आमंत्रण भी आते थे, कई जगह अनामंत्रित भी मैं पहुंचता था। जमुई में, मधुपुर में वसीम बरेलवी आए, और बड़े बड़े कवि आए, बड़ा मुशायरा था।
इन जगहों पर गए, इनको रेडियो पर हम लोग सुनते थे, दूरदर्शन पर सुनते थे, इनको आमने सामने भी सुना। यह सब संतोष देता है। पहले आप लिखते थे और जब आपने इन लोगों से संपर्क किया, इनसे मिले, इनसे बातचीत की, तो पहले और बाद की रचनाओं में क्या इनके प्रभाव, इनका मतलब क्या असर पड़ा आपकी रचना में? फर्क तो आता है। आप भावनाओं में, अनुभवों में ज़्यादा समृद्ध होते हैं कि अरे ऐसे भी कविता लिखी जाती है, ऐसे ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इन चीज़ों से आदमी समृद्ध होता है, विचारों से समृद्ध होता है। हम लोगों ने सुना कि गंगा जो है सारी चीज़ों को, सारे प्रदूषणों को ढोती है और पचा लेती है और फिर पवित्र की पवित्र बनी रहती है। उसकी शुद्धता पर जरा भी आंच नहीं आती। तो कविताओं में जब हम देखते हैं कि नदी के महात्म्य का वर्णन करते हुए ज्ञानेंद्रपति कहते हैं कि इतनी पवित्र नदी, इतनी बड़ी नदी जो सदियों से हमारी आस्था में इस तरह से घुली हुई है, वो एक साबुन की टिकिया से हार गई। तो बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे भी कविता की जाती है। तो कविताओं की पाठशाला होती है। जितने लोगों को आप सुनते हैं, समृद्ध होते हैं, उन पर बोलते हैं, उनको सुनते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो आप समृद्ध होते हैं। बहुत आशा है कि दर्शक भी इस चीज को समझ रहे होंगे। और बातचीत के क्रम में पहले भी सर ने ये बताया है कि नई कविता इन्होंने पढ़ी बहुतों की, संबंध और संपर्क इनका बहुतों से रहा, लेकिन जो नाम अभी आप ले रहे थे श्री ज्ञानेंद्रपति जी से, ये प्रभावित भी हुए और उनकी रचनाओं से इन्होंने बहुत कुछ सीखने और समझने का काम किया। तो अब फिर आप एक बार प्रस्तुत हैं अपनी कविता के साथ सर। एक कविता है कोरोना पर कि अगर चाइना की गुगली न आई होती, अर्थात अपने देश पर या कोरोना न आया होता, तो पूरा देश एक अलग वातावरण झेल रहा होता। शाहीन बाग के अगले एपिसोड की प्रतीक्षा थी। एक ऐसी बात के विरोध में हिंसा की नदी बहा दी जाती जो कहीं यथार्थ में या भविष्य के गर्भ में था ही नहीं। नायक के साथ पूरा देश डूब जाता। चाइना की गुगली न आई होती, अर्थात अपने देश अगर यह कोरोना न आया होता, तो पूरा देश एक अलग वातावरण झेल रहा होता। शाहीन बाग के अगले एपिसोड की प्रतीक्षा थी। एक ऐसी बात के विरोध में हिंसा की नदी बहा दी जाती जो कहीं यथार्थ में या भविष्य के गर्भ में था ही नहीं। नायक के साथ पूरा देश डूब जाता। देश का बहुलांश इसे प्रकृति के साथ बेरहम छेड़छाड़ का नतीजा मानता रहा। अल्पांश अब भी प्रकृति को कुमाता नहीं मानता। गृहिणियों का कोई काम जैसे फुरते फुरते रह जाता है, यह भी कर लूं, वह भी पुरा लूं, इसका भी निपटान कर लूं, इसे भी समेट लूं। प्रकृति को भी ओजोन आवरण की मरम्मत का अवकाश तलाशना था। कितनी तो नदियां काल कवलित होने को थीं। गंगाजल परिशुद्धि योजना, यमुना जल सुधार आयोग जो काम नहीं कर पा रहे थे, उसे इस लॉकडाउन ने निपटा दिया। पक्षियों का कलरव निनाद कई दशकों बाद कर्ण कुहरों तक पहुंचा।
जलंधर वासियों ने पीढ़ियां बीती कभी धवलगिरी पर्वत श्रृंखला को यूं दिपाते नहीं देखा था। हमारी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को सतभइयों के साथ ध्रुव तारे की पहचान करा रही थी। त्रिकुटी की आग लगी शहर से भी साफ साफ नजर आ रही थी। नंदन पहाड़ और नौलखा मंदिर दूर से भी परिलक्षित हो रहे थे। गंगा तट से गंगा बीती तक को बनारस की गंगा नया संदेश दे रही थी कि यह बदहाली अब भी संभाली जा सकती है। दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रण में रखने का तरीका ऑड इवन नहीं है। शरत काल के महीनों में 3 या 5-7 दिनों का लॉकडाउन है। नाली में तब्दील यमुना फिर वेगवती नदी बन सकती है। भारतवर्ष के एक बड़े भूभाग की जीवन रेखा भविष्य के एक नए भारतवर्ष के जन्मोत्सव की अगवानी की आहट सुने। प्रतीकों को अभिधा में न बरतें। समवेत अगली एकता की नई मुनादी की प्रतीक्षा करें। एक और कविता हमारी शीर्षक कविता एक कलम लावारिस से सुनिए। एक कलम लावारिस। डॉक्टर समीर के दरवाजे अभी अभी सुबह प्रातःकालीन भ्रमण के समय एक कलम धूल पर पड़ी। जन दबाव वाली सड़क पर जन चाप से बची निहार रही थी किसी ललचाई आंख को जो उसे उठाए और देखे कि आज के यूज एंड थ्रो लिखो फेंको के जमाने में कोई दादाजी छाप व्यक्ति इसकी नब्ज जांचे और पाए इसकी धड़कनें अभी भी साबुत हैं। कम ही सही इसकी नाड़ियों में रक्त प्रवाह अब भी जारी है। रनिंग राइटिंग में 2 पुलिस के पृष्ठ या अब भी गझिन गद्य से भर सकती है। डॉक्टर उत्तम पीयूष कई माह दफ्तर में इससे हाजिरी बना सकते हैं। ज्ञानेंद्र पति और प्रोफेसर ताराचरण खवाड़े कई कविताएं और गीत सिरज सकते हैं। शंकर मोहन तो खुशी खुशी अपने हृदय पर बूशट की ऊपरली जेब में इसे आसीन कर सकते हैं। बैंक, स्टेशन या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर इसे दूसरे को देकर आभारी किया जा सकता है। आज के निष्ठुर और कृतज्ञ समय में भी बाजार जब से तय करने लगा है हमारी जरूरतें, तब से मरम्मत, रिफिलिंग आदि का धंधा बैठ गया है। बुजुर्ग पीढ़ी दुकानें तलाशते थक जाती है। कमीज की रफू, बटन टकाई, आयरन का तार बदलवाना, झोला सिलवाना, पैंट फिट कराना, बेल्ट में अतिरिक्त छेद करवाना मुश्किल हो गया है। लोग अचंभित होकर देखते हैं कि पैकेटिंग और पैकेजिंग के जमाने में जब बाबा रामदेव को भी बाजार ने अपने आंगन में उतार लिया है, यह कौन आदमी है जो गेहूं फटक धो सुखाकर पिसाई करवाने निकला है और कलम की रिफिल बदलवाने। अराजक समय में लावारिस चीजों को छूना उठाना खतरनाक हो गया है। कलम, ढक्कन, कागज, कोई भी वस्तु टच स्क्रीन की तरह एक्टिवेट हो सकती है। एक छोटे क्षणांश में तबाही का मंजर ला सकती है। वह जमाना गया कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती। हर वस्तु का आखिरी सांस तक उपयोग होता था। यह उपभोग का समय है। चीजों को जुठार कर परित्याग कर देने का समय है। यह समय इलेक्ट्रॉनिक कचरे द्वारा लाया गया है। इन कचरों ने तमाम उपयोगी अवशिष्टों को शंका की जद में ला दिया है। इनके निपटान की प्रविधि विकसित होने तक जीवन को कचरे के ढेर के साथ सहजीवन का अभ्यास करना है, अनवरत जोखिमों के बीच।
क्या बात। पहली गजल सुनिए। जमाने से कब मैं डरा चाहता हूँ, जमाने से कब मैं डरा चाहता हूँ, पुराना ये चोला धरा चाहता हूँ, रहेगी कभी भी ये झोली न खाली, हमेशा इसे मैं भरा चाहता हूँ। यहाँ आज जैसी उलझन भी आए, समाधान केवल खरा चाहता हूँ। नजाकत फकत एक नज़र भर उठाए, भरा हूँ मगर अब झरा चाहता हूँ। जिसे जिंदगी का है मकसद बनाया, उसी पर खुशी से मरा चाहता हूँ। जमाने से कब मैं डरा चाहता हूँ, पुराना ये चोला धरा चाहता। क्या बात। अब सर दूसरी गजल सुनिए। जिसके ऊपर हरदम ताना पड़ता है, उसको ही चुप रह मुस्काना पड़ता है। वो मेरे घर आए या ना आ पाए, मुझको उसके घर तक जाना पड़ता है। गैरों की बस्ती में आकर मजबूरन सर लटकाकर वापस आना पड़ता है। उल्टी चाल हमेशा दुनिया की होती, रोनी सूरत लेकर गाना पड़ता है। मंजिल पर बैठे वो गाए, मुझको तो उलझे धागों को सुलझाना पड़ता है। आँखों से छलके या चेहरे पर झलके, किस्सा यह हर दिन दोहराना पड़ता है। चोटें खाकर नाचा करता नादा दिल, हर सूरत इसको समझाना पड़ता है। क्या बात है सर। तो हम लोगों ने आज डॉक्टर शंकर मोहन झा की रचनाओं का आनंद लिया। आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, हम लोगों को आपकी रचना का श्रवण लाभ प्राप्त हुआ, इसके लिए आपका धन्यवाद सर। और आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा हमें रहती है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं ही हमें प्रेरित भी करती हैं और अपने आप को सुधारने के लिए कुछ सोचने के लिए विवश भी करती हैं। तो इस अनुरोध के साथ कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएंगे और हमारे इस अनुरोध को रखेंगे कि अगर अच्छा लगे तो अपनों के बीच, अपने मित्रों के बीच इसे प्रचारित प्रसारित करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। इसी अनुनय और अनुरोध के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। मैं अनिल कुमार झा, अगले सप्ताह फिर अगले मेहमान के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित होने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।